हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट, जैसा कि आपका मंडे में इंग्लिश का एग्ज़ाम है और इंग्लिश से आप सभी को बहुत डर लगता है। आपको ये लगता है कि इंग्लिश में तो हम फेल ही हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो इंग्लिश वाली मैम है उनके होते हुए आप फेल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। तो मैं आप सभी को इतनी आसानी से सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो फटाफट वीडियो में जुड़ जाइए और साथ में वीडियो को एंड तक देखना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ताकि आप आपके एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकें। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बस आपको मेरे बताए हुए सारे क्वेश्चंस को याद करना है, साथ में ग्रामर को भी अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि आपको पता है। तो मैं इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने में समय ख़राब नहीं करूँगी, मैं सेक्शन नंबर ए पे आ जाऊँगी। सेक्शन नंबर ए में एक पैसेज दिया गया है। पैसेज को आपको पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको आंसर देना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से पैसेज को पढ़िए। मैं आपको यहाँ पे उसके आंसर्स बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, आप फटाफट इनके आंसर्स लगा लीजिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करना नहीं भूलें, ताकि आपको डबल से रिपीट करके राइटिंग वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2100 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ग्रेट वॉल। प्राइमरी पर्पस क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉर्दर्न इन्वेंशंस। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज अ कॉमन मिथ अबाउट द ग्रेट वॉल। मिथ क्या है, यानी कि झूठी एक अफवाह क्या है, तो उसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, इट हैड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इट इज विजिबल फ्रॉम स्पेस विदाउट एड। ये एक इसका मिथ है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिसाइड डिफेंस व्हाट अदर फंक्शन डिड द ग्रेट वॉल सर्व। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल ट्रेड एंड रेगुलेटेड माइग्रेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, टुडे द ग्रेट वॉल इज अ सिंबल ऑफ। सिंबल काय का है ग्रेट वॉल, तो ये आंसर इसका हो जाएगा चाइनीज रेजिलेंस एंड इंजीनियरिंग स्किल। इसका ये एक सिंबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका पैसेज कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इनको भी आपको पैसेज को पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पैसेज को 2 बार पढ़िए। उसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ जर्नल। जो जर्नल है उसका सबसे पहला पर्पस क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा, टू प्रोसेस थॉट्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन इमोशंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ बेनिफिट ऑफ जर्नलिंग। जर्नलिंग के बेनिफिट में कौन सी चीज़ है जो उस लिस्ट में नहीं आती है, तो इम्प्रूविंग फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ से जर्नलिंग का कोई भी लेना देना है। जर्नलिंग यानी होता है जो संवाददाता या फिर जो पत्रकारिता है उसके बारे में बात हो रही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सजेस्टेड फॉर पीपल हु फील दे लैक टाइम एंड स्किल फॉर जर्नलिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट इवन अ फ्यू लाइन्स ईच डे। तो जिनके पास समय की कमी है उनको क्या करना चाहिए, जो जर्नलिंग में जाना चाहते हैं तो उनको कुछ लाइन्स लिखना चाहिए हर दिन। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हाउ इज जर्नलिंग डिस्क्राइब्ड इन द मॉडर्न नॉइजी डिजिटल एज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अ क्वाइट ग्राउंडिंग हैबिट।
ऑप्शन नंबर बी। फिर आ जाएंगे हम 5वें प्रश्न पे, विच स्किल डज जर्नलिंग नेचर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका हो जाएगा माइंडफुलनेस। कौन सा नेचर जो है वो स्किल माना जाएगा जर्नलिंग का, तो वो हो जाएगा माइंडफुलनेस। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, आ जाएंगे सेक्शन नंबर बी पे, जो कि आपका सेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। आपको सूटेबल टाइटल देना है और इसके नोट्स बनाना है। तो इस वाले पैसेज को आपको इत्मीनान से पढ़ना है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसके आपको नोट्स बनाना है। इसका स्पोर्ट्स के बारे में है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो आप इसका टाइटल गेम्स एंड स्पोर्ट्स दे सकते हैं, बाकी स्पोर्ट्स स्पिरिट दे सकते हैं, बहुत सारे टाइटल हो सकते हैं। तो आप पहले इसको इत्मीनान से पढ़िए, इसका टाइटल निकालिए और उसके बाद इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। उसके बाद आ जाती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ऑन the basis of the picture given below describe how we keep ourselves fit and healthy। तो fit and healthy से रिलेटेड एक पिक्चर है, तो इसको देख के आपको ये बताना है कि आप कैसे फिट एंड हेल्दी रह सकते हैं। तो चलिए हम उस पिक्चर पे चलते हैं। तो ये रही आपकी पिक्चर, एक्सरसाइज को लेके है, ड्रिंक मोर वाटर है, ईट हेल्दी है और रिड्यूस स्ट्रेस है। तो हेल्दी लाइफ को लेके है। तो क्या लिखा है पिक्चर के बारे में, हेल्थ इज़ वेल्थ, इट हेल्प अस एंजॉय इन लाइफ। हेल्थ ही है वो जो कि सच्चा धन है, ये हमारी हेल्प करती है लाइफ को एंजॉय करने में। वी शुड फॉलो सम रूल्स ऑफ हेल्थ टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। हमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन। एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, हमारी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, क्लीन यानी साफ। वी शुड ईट हेल्दी फूड एंड अवॉइड जंक फूड। जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें। और साथ में हेल्दी फूड खाना चाहिए। वी शुड ईट फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खानी चाहिए। वी शुड ड्रिंक मोर वाटर, वाटर पीना चाहिए। ठीक है, योगा एंड मेडिटेशन हेल्प अस टू रिड्यूस स्ट्रेस। योगा और मेडिटेशन भी हेल्प करते हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे। यू आर मानसवी श्रीवास्तव, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा MP। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट CC। यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तीनों में से किसी का भी एप्लीकेशन आता है, आपको यही वाला एप्लीकेशन लिखना है। तो ये रहा आपका लेटर, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर दीपांश, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। आप दीपांश और आपको मैरिज सेरेमनी अटेंड करने के लिए अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है अपनी सिस्टर की मैरिज सेरेमनी। तो ये रहा इसका आंसर और ये रहा आपका लेटर। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत ही इजी लेटर्स मैंने सिलेक्ट किए हैं ताकि आप एक ही बार पढ़ेंगे और आपको सारे लेटर और एप्लीकेशन याद हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये सारे टॉपिक्स हैं, तो इनमें से एक टॉपिक पे लिखना है। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ गेम्स, बहुत ही अच्छा है। वैसे तो आपके में पैराग्राफ भी दिया हुआ है, तो एक बात का ध्यान रखिए, जैसे कि यदि आपके एग्जाम में कोई पैराग्राफ है और वो इन पॉइंट से रिलेटेड है, तो आपको क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग में लिखना है जो आपने याद किया है और एंडिंग में लिखना। बीच में आपको पैराग्राफ को रिपीट कर देना, जो पैराग्राफ आपके, जो पैसेज आपके एग्जाम में पेपर में दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में चूज़ करना, देयर इज़ ब्लैंक वाटर इन द पूल। तो इसका हो जाएगा सम वाटर इन द पूल। फिर उसके बाद माई फादर इज़, तो इंजीनियर में आ जाएगा AN। ठीक है, थर्ड वाले में आ जाएगा वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। तो इसमें हो जाएगा लेस्ट, इसका हो जाएगा शुड। ठीक है, फिर उसके बाद ही हैज़ ब्लैंक मैनी प्लेस। तो इसका हो जाएगा रिटन। फिर 5th है, ही इज़ गुड एट इंग्लिश। ठीक है, तो ये एट यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक।
फिर उसके बाद इट रेन्स वी विल नॉट गो टू स्कूल, तो इसका हो जाएगा इफ़। ये यहाँ पे एस टी नहीं हो जाएगा, सिर्फ एस है, रेन्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके मैं सारे आपको एक साथ बता दूंगी, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके सारे आंसर्स का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैं भी बताती हूँ, पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आप सारे इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर को लिख लीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सेक्शन नंबर डी पे आ जाएंगे, चूज द करेक्ट आंसर्स। तो इसका पहला जो है उसका आंसर आप लगा लीजिए, ठीक है। पहले वाले का है मदर सीगल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हु गेव अ सीगल अ स्मॉल पीस ऑफ फिश, तो इसका हो जाएगा मदर सीगल। सेकेंड है द साइट ऑफ मैडन सीगल, तो इसका आंसर हो जाएगा फूड। फिर उसके बाद आएंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉलिंग अस्लीप। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा द यंग सीगल हैड लैक ऑफ, तो इसका हो जाएगा करेज, उसके पास करेज की कमी थी, यानी कि वो निडर नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और आंसर देना है। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो हो जाएगा ही वॉज अफ्रेड हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, ठीक है। फिर सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा बाय रनिंग टू द ब्रिंक डैश डैश डैश, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो हो जाएगा टू कलेक्ट इनफ ब्रेवरी टू अटेम्प्ट समथिंग, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक्सट्रैक्ट को आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद उनके आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो फर्स्ट है उसका हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे पोइट पूछा गया है, लाइन्स के जो पोइट हैं। सेकंड का आंसर हो जाएगा डिज़ायर, ठीक है। और थर्ड का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे दोज हु फेवर आइस, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके सारे आंसर्स। यदि आपको चाहिए कि मैं ग्रामर बीच में समझा दूँ आपको, क्योंकि कल संडे है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है, एनी 6, किसी 6 के, यहाँ पे 7 दिए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो को क्या आशा थी, तो ये इसका हुआ आंसर। लैंचो होप फॉर रेन एज द ओनली थिंग दैट फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वॉज आ शॉवर, तो उसको क्या ज़रूरत थी, एक वर्षा की या फिर एक हल्की सी बौछार की। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, वाई वर द 2 नेशनल एंथम्स संग, तो यहाँ पे हु आएगा, किसने गाया था 2 नेशनल एंथम्स को। तो यहाँ पे 2 नेशनल एंथम्स वॉज संग ऑन द डे of the inauguration, one by the white and another by the black। तो दो नेशनल एंथम्स गाए गए थे, क्योंकि एक जो श्वेत जो लोग हैं उनके द्वारा और एक जो काले हैं उनके द्वारा। दिस सिम्बलाइज्ड ब्लैक एंड वाइट बिकमिंग इक्वल, मतलब कि इसमें जो काले और श्वेत जो लोग हैं उनके एक होने का ये प्रतीक था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हु अपीयर्ड टू हेल्प द नैरेटर इन द स्टॉर्म, तो स्टॉर्म यानी कि तूफान में जो नैरेटर है उसकी हेल्प किसने की थी, तो अ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड एंड इट्स पायलट गाइडेड द नैरेटर थ्रू द स्टॉर्म लीडिंग हिम टू सेफ लैंडिंग। तो एक आश्चर्यजनक और अद्भुत सी एक मिस्टीरियस जो रहस्यमयी ब्लैक एरोप्लेन थी, काली जो हवाई जहाज़ थी, उसने मदद की थी और उसके पायलट ने गाइड किया था नैरेटर को पूरे तूफान में। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड एनी फ्रैंक राइट हर डायरी, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी कब लिखी। सो दिस इज द correct answer. Anne Frank started writing her diary on June 12, 1942.
जून 12 1942 में उसने अपनी डायरी लिखी फॉर हर 13th बर्थडे, अपने 13वें जन्मदिन पर। शी कंटिन्यूड राइटिंग अंटिल अगस्त 1 1944, तो उसने 2 साल तक उसको कंटिन्यू किया, अगस्त 1 1944 तक। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पूरा आंसर याद कर लीजिए। मैं आपको मेन जो आंसर का समरी है, यानी कि जो आपको शॉर्ट में जो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दी है हिंदी ट्रांसलेट करके। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाई हैड द यंग सीगल बीन लेफ्ट अलोन ऑन द लेज? The young seagull left alone because he was the only one in his family who was afraid to fly. अकेला वो क्यों रह गया था? क्योंकि सिर्फ उसके परिवार में वो ही था जिसे उड़ने से डर लगता था। His siblings had already flown away with their parents the day before. दिन शुरू होने के पहले उसके जो भाई बहन थे वो अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता के साथ उड़ गए थे दूर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट सरप्राइज द नैरेटर आफ्टर ही लैंडेड सेफली? नैरेटर जो है वो सेफली लैंड जब करता है जो लेखक, तो उसको आश्चर्य में क्या चीज़ है जो डाल दे। द नैरेटर वॉज सरप्राइज आफ्टर लैंडिंग सेफली बिकॉज द पायलट ऑफ द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन that guided him through the storm and helped him land was not on the radar when he asked the control room about it. जब लेखक ने अपना हवाई जहाज़ उतारा, लैंड किया, तो उसने जब कंट्रोल रूम से बात की तो ये पाया कि वहाँ पर रडार पे कोई भी एरोप्लेन नहीं दिखाई दे रहा था और ना ही पूरे रास्ते पर कोई एरोप्लेन वहाँ पे था। तो फिर वो ब्लैक एरोप्लेन मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमयी कौन सा था जिसने जो नैरेटर है, लेखक है, उनको गाइड किया था। तो यही चीज़ थी उसके लिए जो जिसको लेके वो सरप्राइज था। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस? इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ पर हुई थी? So this is the correct answer. Nelson Mandela described the inauguration very graphically. It is 10th May, bright and clear. तो आपको मेन यहाँ से लिखना है मेनली, the inauguration is taking place in the lovely sandstone amphitheater. It's formed by the Union Building in Pretoria. ये इसका मेन आंसर है। यूनियन बिल्डिंग प्रेटोरिया की जो यूनियन बिल्डिंग है उसमें सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया था इनॉग्रेशन सेरेमनी का प्रोग्राम। बाकी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पूरा आप पढ़ लें। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। कोई 2 करना है, 30 शब्दों में इन्हें भी आपको लिखना है। पहला है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? मतलब कि बर्फ की जो कण है वो क्या है। सो देयर इज आंसर on a cold and wintry day, dust and makes of snow start falling down from the sky. एक दिन ठंड के जो दिन थे उनमें जो आसमान से जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो गिर रहे थे। These flakes और soft particles settle down on the various objects. Trees and vegetation are covered with the white sheet of snow. मतलब कि जो बर्फ है उससे सारे जो वस्तुएं वो ढक गई थी, पेड़ पौधे भी उससे ढक गए थे। द डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम द हेमलॉक ट्री जो है उससे डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण गिर रहे थे। तो पोएट हेल्प्स हिम टू लुक एट दिस सराउंडिंग इन अ न्यू लाइट। ही फील्स अ फ्लिफ्ट नाउ। वहाँ से उसको अच्छा महसूस हुआ उन कणों को देख के, तो यहीं पे उसने वो पोयम लिख डाली। तो यही थी इसकी स्टोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड वाला है हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज? पिंजरे में टाइगर जो है वो कैसे एक्ट करता है। इन कैप्टिविटी अ टाइगर इन अ केज टिपिकली डिस्प्लेज रेस्टलेस एंड सबड्यूड बिहेवियर। एकदम रेस्टलेस सा रहता है वो, थका हुआ सा, ऑफन पेसिंग एंड शोइंग साइन
of stress and frustration due to limited space and confinement. मतलब कि वो कम जगह की वजह से एकदम स्ट्रेसफुल और फ्रस्ट्रेटेड सा दिखाई देता है. The tiger's powerful nature is restricted, leading to a quiet rage and a sense of helplessness. तो क्या होता है कि जो टाइगर है उसका नेचर होता है कि वो जंगल में खुले एरिया में घूमे, वहाँ पे शिकार करे. तो यदि उसका जो बिहेवियर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो एकदम हेल्पलेस सा फील करता है. अब उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे. वाई डज अमांडा थिंक दैट लाइफ ऑन अ टावर वुड बी डिफरेंट? So Amanda believed life in a tower would be different because it represents a world of peace, serenity, and freedom from the constant nagging and instruction she faces from her parents. तो जो अमांडा है वो ये सोचती थी कि कुछ लाइफ जो है वो डिफरेंट है क्योंकि उसको उस तरीके की फ्रीडम नहीं मिली थी. उसके जो लगातार जो इंस्ट्रक्शंस उसके पेरेंट्स देते थे तो उसको उस तरीके से फ्रीडम फील नहीं हुई थी. शी इमेजिन्स इट एज प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सैंक्चुरी वेयर शी कैन बी undisturbed and explore her own thoughts unlike her current reality. तो उसे ये लगता था कि टावर में जो लाइफ है तो वो एकदम उसकी स्वतंत्र होगी, फ्री होगी और साथ में वहाँ कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होंगे. ऐसे वो इमेजिन्स करती थी थॉट्स को. फिर है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है. ये वाला हो गया है. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि ये जो 2 क्वेश्चन है इनका लास्ट वाला क्वेश्चन है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सिंस अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2. फर्स्ट है व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी? जो हैरियट डॉक्टर थे वो ट्रिकी को लेके क्यों वरीड थे, क्यों चिंतित थे? Dr. Harriot was worried about Tricky because the dog had become dangerously overweight and lethargic due to his owner's constant overfeeding and lack of exercise, which led to loss of appetite, वॉमिटिंग एंड इमोबिलिटी. तो क्या हुआ था कि लगातार जो डॉग था वो डेंजरसली ओवरवेट हो रहा था, खतरनाक तरीके से. इसका कारण था कि उसकी जो ओनर थी वो उसे लगातार ज़्यादा एक्स्ट्रा फीडिंग यानी कि एक्स्ट्रा खिलाती थी और कोई भी एक्सरसाइज की बहुत कमी की वजह से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो वॉमिटिंग कर रहा था. तो इस वजह से उसकी सेहत को लेके जो डॉक्टर हैरियट हैं वो वरीड थे. फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे. वाई डिड ऑजिबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बालकनी? ऑजिबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी टू आउटमार्ट एंड ट्रैप द राइवल एजेंट मैक्स thereby saving himself and an important report from being stolen. उन्होंने जो मैक्स है उसको बचाने के लिए, उसने खुद को बचाने के लिए और यहाँ मैक्स को ऐसा बिलीव दिलाने के लिए कि पुलिस आई थी, तो उसने ये जो स्टोरी है वो बालकनी की कि वहाँ पे बालकनी ऐसी स्टोरी बनाई थी ताकि जो मैक्स है वो ये जान ले कि पुलिस वहाँ से आई है और पुलिस का एंट्री पॉइंट जो है वो बालकनी है. फिर आ जाते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे. फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट प्रोज से लिया गया है. तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी वन. व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक रिप्रेजेंट? व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? The poem The Crow and the Hemlock Tree represent sorrow and depression. क्या रिप्रेजेंट करती है ये पोएम? एक तो sorrow यानी दुख, दूसरा depression यानी हताशा. As the crow is a bird of ill omen and the hemlock is a poisonous tree.
जो क्या है, जो क्रो है वो एक नीची प्रजाति का पक्षी, और साथ में हेमलॉक जो है वो एक जहरीला पेड़ है. डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ द ट्री स्टैंड अ मोमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड जॉय, होप एंड नेचर प्लेजर. एक अनचाही, एक मज़ा, खुशी और एक होप, आशा को ये रिप्रेजेंट करता है. दैट चेंजेस द पोएट मूड फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस. जो कि पोएट के मूड को अचानक से, जब एक कौआ हेमलॉक ट्री को हिलाता है और जो बर्फ़ के कण हैं वो नीचे गिरते हैं, तो अचानक से जो पोएट का मूड है वो सैडनेस से जॉय या हैप्पीनेस में बदल जाता है. फिर आ जाते हैं हम, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द नैगिंग नेचर ऑफ अमांडा's पेरेंट ऑन हर चाइल्डहुड. The constant nagging of Amanda's parents negatively impact her childhood by making her feel suffocated, restricted and unhappy. लगातार उसके माता पिता का जो कंट्रोल रहता था अमांडा पे, वो उससे घुटन महसूस करती थी और एकदम दबा हुआ महसूस करती थी. वो एकदम नाखुश थी. लीडिंग हर टू एस्केप इनटू हर इमेजिनेशन टू फाइंड पीस एंड फ्रीडम. जो कि उसको उसकी कल्पना में लेके गया, जहाँ पे वो इमेजिन करती थी, कल्पना करती थी कहीं पे उसे शांति और स्वतंत्रता मिल सके. बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फुल आंसर का. थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा क्योंकि यदि 4 मार्क्स में आता है तो. देन हम आ गए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स. एनीवन who does Lancho think has taken the rest of money? What is the irony in the situation? Lancho thinks that the poet of his employees have taken the rest of the money. Lancho ने सोचा कि जो बाकी की बचा हुआ पैसा है वो ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ले लिया है. He thinks so because demanded for 100 pesos but received only 70 pesos. क्योंकि उसने 100 pesos की डिमांड की थी और उसको रिसीव कितना हुआ था, सिर्फ 70 pesos. The irony of the situation is that Lancho calls those persons a bunch of crooks who have tried to help him. और इस सिचुएशन का क्या नतीजा हुआ कि जो लैंचो है उसने जो लोगों ने उसकी मदद की, यानी कि जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उसकी मदद की, तो वो उसको मतलब जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो चोरों का समूह समझता है कि ये जो है चोरों का झुंड है, लुटेरों का झुंड है, यानी कि बंच ऑफ क्रूक्स. यदि आपने ये सारी स्टोरीज पढ़ी हैं तो आपको आंसर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहे होंगे और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा. यदि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो ट्रांसलेशन है, एक्सप्लेनेशन है वो समझ आया है या नहीं. फिर है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नैरेटर स्ट्रेंजली. कंट्रोल रूम में जो महिला बैठी थी उसने नैरेटर को स्ट्रेंजली यानी आश्चर्यजनक तरीके से क्यों देखा. तो द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नैरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज द नैरेटर आस्क्ड हिम अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन. क्योंकि नैरेटर उससे काली एक हवाई जहाज के बारे में पूछ रहा था. एंड शी शो नो एक्सपेक्ट द नैरेटर्स इन द स्काई ड्यूरिंग द storm. Even the radar shows only the narrator's plane at night in the sky. क्योंकि रडार पे सिर्फ और सिर्फ नैरेटर की प्लेन दिख रही थी और कोई भी प्लेन वहाँ पे शो नहीं हो रही थी. इसलिए जो वुमेन कंट्रोल रूम में बैठी थी वो नैरेटर को बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से देख रही थी. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है. इसका भी आपको आंसर जो है वो 75 वर्ड्स में लिखना है. व्हाट इंफॉर्मेशन डिड ओजेबल गिव about the imaginary balcony? Why did he do so? Ozebel told Max the intruder that there was the balcony right outside his room's window, which was a false story to trick him. ये सब जो थी ये false story थी. तो एक फॉल्स स्टोरी थी नैरेटर के ओजेबल के द्वारा मैक्स को घुमाने के लिए. इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए. फिर है इसका और एंड जो पेपर है उसका लास्ट क्वेश्चन. इन द एंड ऑफ द लेसन व्हाई डज मिसेस पम्फ्री सेज दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी. Mrs. Pumphrey says this is a triumph of surgery because she attributes Tricky's complete recovery to the vet's skill, even though his recovery was primarily due
to a proper diet and exercise, not a surgical procedure. Overwhelmed with relief and gratitude upon seeing Tricky transform into a healthy, active dog, she mistakenly believed a surgical intervention was responsible for his टर्न अराउंड। तो क्या जो मिसेस पम्फ्री हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिकी की रिकवरी चाहती थी और साथ में उसको हेल्दी देखना चाहती थी। तो जो बाद में ट्रिकी है वो हेल्दी और एकदम फिट एंड फाइन दिखता है, तो इसलिए वो बोलती हैं कि दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो कुल मिला के ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब है कि जो सर्जरी है उसकी जीत हुई। तो कहीं ना कहीं ट्रिकी जो है वो हेल्दी हो जाता है, तो इसलिए वो उसे जीत मानती है। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप लर्न कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।